हेलो स्टूडेंट्स, आप सुन लोग सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा ये बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका ऑर्गेनिक पेपर है, जो आपका सेकंड पेपर है। आपकी ऑर्गेनिक की जो पहली यूनिट है वो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। इसी पर हम बात करेंगे। इसमें क्या चीजें पढ़नी क्या नहीं पढ़नी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनऑर्गेनिक में भी हैं, ऑर्गेनिक में है, उनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर। और जो आपके लेटेस्ट नए होंगे उन्हीं को हम पढ़ाएंगे। तो इसमें एक सबसे पहला बॉन्ड हाफ एंड लीवेल थ्योरी पढ़ लेना अपने आप, बुक्स आपके पास होंगी, अच्छी बात है। नहीं वगैरह कहीं आप गूगल पर सर्च करके इसको पढ़ लेना, अदरवाइज कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बॉन्ड हाफ लीवेल की थ्योरी बस इतना समझ लो कि इनके अकॉर्डिंग जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि आउटर सेल में 4 होते हैं। और कार्बन जो होता है, कार्बन एटम होता है, वो एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है। और उस टेट्राहेड्रल फॉर्म में कार्बन क्या होगा, वो सेंटर में रहता है। और इसमें जो कार्बन की चारों वैलेंसी होती है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बस इतना समझना है कि कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 है, और कार्बन जो होता है एटम, वो एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है। और टेट्राहेड्रल फॉर्म में जो कार्बन की पोजीशन होगी वो आपकी सेंटर में होगी। और यहाँ पर जो कार्बन की जो वैलेंसी है 4, इसमें दो जो वैलेंसी है, कोई दो आप उठा लो, चाहे ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, कोई दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बस इस चीज को इतना समझना। हालांकि कार्बन की बैलेंसी के पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, वो सारी फ्लॉप हो गई। और ली वेल बॉन्ड हाफ की थ्योरी आपकी जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऐसा प्रूफ हुआ कि जो कार्बन होता है एटम, वो एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता होता है। और टेट्राहेड्रल फॉर्म में जो कार्बन की पोजीशन है वो सेंटर में रहती है। और इसकी किसी दो इसकी जो दो कह सकते हैं बैलेंसी या दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल रहता है वो हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। ये कहीं आता नहीं, बस इसको मालूम होना चाहिए क्या है। ओके। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक का अगर इसी यूनिट में अगर कोई इसी लेसन में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इस पर बात हो सकती है। तो होना क्या है, इस पूरे टॉपिक को मैंने इनऑर्गेनिक में फुल डिटेल में पढ़ाया। आप इनऑर्गेनिक में एप्लीकेशन पर जाके इस चीज को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। वहां पर मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो आपका है, केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट, आयनिक, सॉलिड, सबके लिए वहां पर शूट कर रखा है। सारे लेक्चर पढ़े विद पीडीएफ। इसको अपने आप करना है, इस पूरे को हाइब्रिडाइजेशन को ऑर्गेनिक से ही कंप्लीट करना। बस इतना ध्यान रखना, आपको मात्र यहाँ पर ऑर्गेनिक में 3 ही पढ़ने, sp पढ़ना और आपको sp3 पढ़ना। बस यही आपको 3 टाइप पढ़ने। ओके। अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन sp sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। ओके। तो इस मैंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक में आपके 3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp2, sp3। और इन तीनों को आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर से कंप्लीट करना है। ये भी आप लोगों को अपने आप खुद करना है। ओके। ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे इनऑर्गेनिक में, जो वहां पर एप्लीकेशन पे सारे इसके लेक्चर भी पढ़े हैं। ओके। और इसकी पीडीएफ भी पढ़ी, वहीं से 3 ही आप, हालांकि वहां बहुत सारे टाइप कराया, sp3t कराया, sp3d2 कराया, sp3d3 कराया। आपको ऑर्गेनिक के लिए मात्र 3 वहां पढ़ना है, sp sp2 और sp3। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ओके। आपको क्या करना है, ये जो मेथेन है, एथेन है, एथिलीन और एसिटिलीन है, ये 4 हैं, इन चारों को क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर इनको क्या करना है, समझाना, इनका एक्सप्लेनेशन करना। तो इसका एक्सप्लेनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया इन चारों को, वहां से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी है कि इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग इनऑर्गेनिक से कंप्लीट करेंगे। मूव करते हैं आगे। अगला है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स। इन पर शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको इनऑर्गेनिक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इनऑर्गेनिक में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर में, यूनिट में आपको ये मिलेगा, एस और पी ऑर्बिटल। आप सभी लोग जानते हैं एस जो होता है वो गोलाकार होता है और पी डम्बल्ड शेप होता है। ओके। अगला है आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने ओवरलैपिंग में पढ़ा, वहां से कंप्लीट करेंगे इनऑर्गेनिक में। और ये कहाँ मिलेगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग में। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही मिलेगा, इनऑर्गेनिक से कंप्लीट करना है। ओके। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल्ड शेप है, लिखा आगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका इनऑर्गेनिक है, वहां से इसको पढ़ लेना। वहां पर मैंने एस पढ़ाया, पी पढ़ाया, डी और एफ सारे कंप्लीट कराए हैं। क्लियर। आपकी ड्यूटी उनको बारी बारी से वहां से इसको कंप्लीट करना है। अगला है सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई बॉन्ड लिखा है कि इसको ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट
से कंप्लीट कर लेना है। यानी जो ओवरलैपिंग हमने इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई है, वहां से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को पढ़ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं। ओके, ओवरलैपिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। ओवरलैपिंग क्या है ये समझना है, उसके टाइप को पढ़ना है। ओवरलैपिंग क्या है ये समझना है, उसके टाइप को पढ़ना है। और ये ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, सिग्मा ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और एक साइडवाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है इससे पाई बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखना, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड किससे निकल के आएंगे, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से निकल के आएंगे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस पढ़ना कि सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड आपकी साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ये आपकी ड्यूटी आप खुद करेंगे, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कराने वाले। ओके, अब ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ के बारे में सब लोग जानते हैं। बॉन्ड लेंथ का अर्थ होता है दो एटम के बीच की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, जो डिस्टेंस होती है, वही डिस्टेंस आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। होता क्या है कि जब दो एटम एक दूसरे के निकट आते हैं, याद करो केमिकल बॉन्डिंग ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जब दो एटम एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के निकट आने पर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का अर्थ है कि वह मिनिमम डिस्टेंस जहां पर दोनों बॉन्ड क्या होते हैं एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, क्लियर, और स्टेबल हो जाते हैं, वो आपकी मिनिमम जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अगर इसको इन शब्दों में अगर लिखना चाहें तो शब्दों में कैसे लिखेंगे कि दो बॉन्डेड एटम्स की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। जैसे यहाँ पर ए और बी दो एटम है, ए और बी दो एटम है, और ये दो एटम जब एक दूसरे के निकट आए होंगे तो आने का अर्थ है एक ही तरीका ओवरलैपिंग हुई होगी, और ओवरलैपिंग का अर्थ है कि ये एक मिनिमम डिस्टेंस तक आए होंगे, और वही मिनिमम डिस्टेंस तक आने के बाद ये स्टेबल हो गए होंगे और इनके बीच बॉन्ड बन गया होगा। वही मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो ये दो एटम का न्यूक्लियस है, क्लियर, ये आपका लाइन रेड लाइन का ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओवरलैप किए हैं। आप जानते हैं कि एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा एटम ए का रेडियस कहलाएगा। ये वाला दूसरा एटम बी है, इसका यहाँ से लगा के यहाँ तक का रेडियस क्या है, आपका आर बी है। ए का रेडियस आर ए है और ये आपकी बी का रेडियस आर बी है। आप जानते हैं कि एटॉम बॉन्ड लेंथ का क्या डेफिनेशन दिया गया है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों को रेडियस को जोड़ दें आर ए प्लस आर बी तो हमारा क्या मिल जाएगा, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा ए और बी के बीच में। कहाँ, ए और बी के बीच में। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली है क्या, दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्लियर, बॉन्ड लेंथ को हमेशा एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी बॉन्ड लेंथ को हमेशा जो व्यक्त किया जाता है वो आपका एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो ओवरऑल एक बात समझ में आई कि बॉन्ड लेंथ या तो एंगस्ट्रॉम में लिखी होगी या आपकी नैनोमीटर में होगी। ओके, तो ये तो हमारा बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट था कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है, दो एटम के बीच का, दो एटम की न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। आप ओवरलैपिंग में जाएंगे और ओवरलैपिंग में मैंने ये वहां पर समझाया है, क्लियर, वहां पर बाकायदा ग्राफिकली समझाया है कि जब दो एटम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट आते हैं, तो धीरे 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 इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ता है, दूसरे के निकट आते हैं, क्योंकि दो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस भी रिपेल करती है। तो एक ऐसी स्टेट अवस्था आ जाती है जहां पर ये स्टेबल हो जाते हैं, और वही मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वही क्या होता है, इनका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। ओके, अब बात आती है कि इनको कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इनकी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एक्सरे एनालिसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपकी कह सकते हैं कि आप इसको इस ये टेक्निक है नापने की। क्लियर, अब आप कहो कि हमें मिल जाए, हम आप वहां तक पहुंचेंगे तब ये आपको रिसर्च में, आपको जब आप आगे हायर में जाएंगे। फिलहाल हाल के लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इतना समझना है कि इनको कैसे नापा जाता है। तो हमारी कुछ टेक्निक है, एक्सरे एनालिसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कुछ ऐसी केमिस्ट्री में
तकनीकियां हैं जिन टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, दो एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। आपको जानना नहीं कैसे क्या, बस समझ लेना कि इन टेक्निक से बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो बॉन्ड लेंथ है बेसिकली कितने टाइप की हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड के नेचर के आधार पर इनको सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड लेंथ और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ का जहां पर कॉन्सेप्ट आए, समझ जाइए दो एटम होंगे और दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्लियर, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। एक तो दिमाग में रखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि जो बॉन्ड लेंथ है ये बेसिकली दो टाइप की है, आयनिक बॉन्ड लेंथ और कोवलेंट। ये कंपाउंड के नेचर के बेस पर, क्योंकि हमने पढ़े हैं तीन टाइप के कंपाउंड पढ़े, आयनिक पढ़े, कोवलेंट पढ़े और कोऑर्डिनेट्स पढ़े, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़े हैं। अब देखिए सबसे पहले आयनिक बॉन्ड लेंथ। तो आयनिक बॉन्ड लेंथ में क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। कैटायन और एनायन का जो इंट्रैक्शन होता है, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं, क्लियर, तो उनके बीच में क्या होता है, हमारा बॉन्ड बनता है, क्लियर, कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो लिखा है कि आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन की रेडियाई, रेडियाई मीन्स त्रिज्याओं के योग को आयनिक बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कितनी अच्छी बात बोली गई है कि, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है ये जो चीज है बॉन्ड लेंथ की, कि यहाँ पर दो एटम की जो रेडियस थी उनको मैंने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आपको कंप्लीट बॉन्ड लेंथ मिल गई। सेम यहाँ पर कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें कैटायन होगा, धनायन और ऋणायन, उनकी हम रेडियाओं को लेंगे, त्रिज्याओं को लेंगे और जोड़ देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। देखिए जैसे हम NaCl कंपाउंड को चेक करना चाह रहे हैं, तो NaCl में आप सभी लोग जानते हैं जो NaCl कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सोडियम का जो साइज है, Na प्लस का जो साइज है, क्लियर, उसका हम रेडियस ले लेते हैं Na प्लस, ये 0.95 एंगस्ट्रॉम आती है। और जो क्लोराइड आयन है जो आपका Ni है, इसका रेडियस 1.81 एंगस्ट्रॉम आती है। देखिए ये कहाँ से आई, ये सारी टेक्निक है, तरीके हैं, रिसर्च एक्सपेरिमेंट से आई है। बस आपको यहाँ समझना है कि जो Na पॉजिटिव है इसका टाइटैनिक रेडियस इतना है और Cl नेगेटिव है आपका एनायन, इसका एनायनिक रेडियस इतना है, क्लियर। चूंकि हम आयनिक रेडियस, आयनिक बॉन्ड लेंथ को पढ़ रहे हैं और अभी मैंने क्या बोला कि रेडियस को जोड़ देंगे। भाई अभी ये तो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस, यानी दो एटम का रेडियस, दो एटम के रेडियस को जब हम जोड़ देंगे तो वही जो रेडियस का सम होगा, योग होगा, वही किस वो सम या योग दोनों रेडियस को जब जोड़ देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी। अब हम बॉन्ड लेंथ चाह रहे हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो आपका NaCl होता है, NaCl में सोडियम और क्लोरीन जो है, इन दोनों एटम की न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मिलेगा, 2.76 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। कहानी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, अगला क्या है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर हमको क्या जरूरत पड़ेगी, अब यहाँ पर हमको कोवलेंट कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। तो कोवलेंट कंपाउंड आप सभी लोग जानते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट जो बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, बराबर साझेदारी से बनते हैं। तो लिखा है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल में एटम्स की रेडियाई के सम को, देखिए कॉन्सेप्ट वही चलेगा, हमें हर हालत में रेडियाई लेना, उन रेडियाई, उन त्रिज्याओं को जोड़ देंगे और त्रिज्याओं का जो योग होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। अगर वो आयनिक कंपाउंड है, क्लियर, तो वो आयनिक बॉन्ड लेंथ होगा, अगर वो कोवलेंट है तो वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड लेंथ होगा। अब यहाँ पर बात हमारे समझ में आ चुकी है कि दो एटम की न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, क्लियर। दूसरी चीज ये है कि आपका कोई भी हो, चाहे आपका आयनिक हो या कोवलेंट हो, क्लियर, तो अगर आयनिक है तो मुझे आयनिक एटम का, यानी कैटायन का रेडियस चाहिए, क्लियर, और दूसरी तरफ हमको एनायन का रेडियस चाहिए, और दोनों रेडियस को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयनिक रेडियस बन जाएगा। कोवालेंट रेडियस में भी यही है कि रेडियस को जोड़ने के बाद जो योग आएगा वही हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। क्योंकि हम कोवलेंट में देख रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। अब यहाँ पर जब बात आती बॉन्ड लेंथ की, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड की बात आती है, तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कहानी क्लियर हो गई। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। अगर तीन टाइप के हैं ये बॉन्ड तो फिर इनकी बॉन्ड लेंथ भी अलग होगी। बिल्कुल बात सही है भाई। अगर कोवलेंट बॉन्ड, अभी तो आपने सिंपल समझा है
कि हमें क्या करना, दो एटम लेने, उन एटम का रेडियस लेना है और उन रेडियस को जोड़ देंगे, जो योग आएगा, जो सम आएगा, वही हमारा कोवलेंट बॉन्ड लेंथ या केवल बॉन्ड लेंथ कहेंगे। कहानी क्लियर हो गई। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड के इतने टाइप हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो इनका कहीं ना कहीं रेडियस में भी वेरिएशन आएगा, रेडियस भी चेंज होगी, एक जैसा वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, जो बॉन्ड का नेचर है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इनकी वजह से बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन आएगा, बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा होगी। कैसे लिखा है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी भिन्न भिन्न होंगी। अगर हमारे बॉन्ड के तीन टाइप हैं तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी भिन्न होगी। अतः कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी भिन्न भिन्न होती है। क्यों भिन्न भिन्न होती हैं? क्योंकि हमारे बॉन्ड अलग हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड अगर तीन टाइप के हैं तो फिर इनकी बॉन्ड लेंथ भी आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे यहाँ पर चेक किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपकी जो बॉन्ड लेंथ मिलने वाली 1.54 एंगस्ट्रॉम मिलेगी, और डबल बॉन्ड है तो 1.33 एंगस्ट्रॉम मिलेगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। तो इससे क्या सीखा? इससे सीखा है कि अगर हमारा कोवलेंट बॉन्ड का टाइप यानी सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, अगर हमारा ये आ रहा है कि आपका सिंगल, डबल या ट्रिपल आ रहा, तो उन्हीं के बिहाफ पर, उन्हीं के आधार पर उनकी बॉन्ड लेंथ में भी चेंजेस होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा, कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अगर ऐसा बन जाता है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना कि कोवलेंट बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं होगी, इसमें वेरिएशन होगा। डेफिनेशन जनरली ठीक है कि रेडियस को जोड़ देंगे, दोनों एटम की रेडियस को जोड़ देंगे, त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, और जो योग आएगा वही किसके बराबर होगा, बॉन्ड लेंथ के बराबर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वो तीन टाइप होंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम मिल रही, डबल बॉन्ड है तो 1.33 एंगस्ट्रॉम मिल रही, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लंबा हो जाएगा। अगर आपका मल्टीपल आ गया, यानी सिंगल बॉन्ड का अर्थ है सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, 1.33 एंगस्ट्रॉम हो गई। ओके। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच में सिग्मा, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो कहने का अर्थ एक चीज हमने कंफर्म यहाँ पर कर ली है कि सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और जैसे ही डबल और ट्रिपल की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे बॉन्ड आपका छोटा होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हाल अभी यही समझना है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की, सबसे छोटी किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर। आगे मूव करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करते हैं। ऐसी चीजें देखेंगे कि किसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती, किसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार। आप सभी लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप होते हैं, sp sp2 sp3। बेसिकली हम यहाँ पर दो की बात करेंगे, तीन की बात करेंगे, sp sp2 sp3। अगर sp है तो इसके अंदर s करेक्टर 50% होता है। क्लियर। और अगर वो आपका sp2 है इसके अंदर एस करेक्टर 33% रह जाता है, और sp3 है तो इसके अंदर एस करेक्टर 25% रह जाता है। तो जैसे जैसे आपका एस करेक्टर बढ़ेगा, ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, बात उस पर चल रही है। इसमें सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिया है वो आपका लिया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड लेंथ को हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्टेस्ट लिखवाया है कि अगर अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर बढ़ रहा है तो एस करेक्टर बढ़ने से क्या होता साहब, उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के अंदर एस करेक्टर बढ़ रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, क्या हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है, तो आंसर है यस, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है। तो एस करेक्टर बढ़ने का अर्थ क्या है, एस करेक्टर बढ़ने का अर्थ है कि जो आपका
अट्रैक्शन कह सकते हैं, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो sp में तो s करेक्टर सबसे ज्यादा होता है 50%। तो ध्यान रखना कि जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है तो न्यूक्लियस और कह सकते हैं कि जो s है, क्योंकि आपका ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर s पड़ा है, फिर ये sp पड़ा है, फिर ये spd पड़ा, इस तरीके से चलता है। तो अगर s का करेक्टर बढ़ता है तो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ये ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करती है, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी। तो ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना कि यस करेक्टर अगर बढ़ता है, क्लियर, तो हाइब्रिड आर्बिटल के साइज में इसका जो नेचर होगा वो बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस द्वारा वो अधिक, न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल आपको समझना ये है कि अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सीधे तौर पे कम शब्दों में यही याद रखना है कि अगर एस का करेक्टर बढ़ रहा है, और एस करेक्टर किस में बढ़ेगा, केवल एसपी में बढ़ेगा, क्योंकि एसपी में 50% होता है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा किसी में एस करेक्टर इतना ज्यादा नहीं होता। तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। मात्र दो बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। अब बात करते हैं कि जो दो एटम आपस में बने हैं, क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, विद्युत ऋणात्मकता में किस तरीके का डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस कम है तो उसके अंदर कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो उसके अंदर आयनिक नेचर ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। जो दो आप एटम आपस में कनेक्ट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है या ज्यादा है, क्लियर, इस पर भी हमारी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। तो लिखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो उसके अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। अगर आयनिक करैक्टर ज्यादा है तो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से जो आयनिक करैक्टर का अर्थ है कि पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि एटम और निकट आ जाएंगे। एक बात बताइए, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो दो चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगी। जब दो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी तब क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। भाई बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ का सीधा फंडा है कि जब दो एटम एक दूसरे के क्या होंगे, पास में आएंगे, तो वह मिनिमम डिस्टेंस, वह मिनिमम गैप जहां पर एटम अपने को स्टेबल कर लेता है, क्लियर, वो ही डिस्टेंस क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही तो यहाँ पर भी बोला गया एस में हाइब्रिडाइजेशन में कि एस करेक्टर बढ़ने से क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो एस आर्बिटल होती है न्यूक्लियस के निकट होती है। न्यूक्लियस के क्या होती है, एस आर्बिटल जो है वो आपके न्यूक्लियस के निकट पड़ी होती है। इस वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है, इसको ऐसे एग्जाम में लिखना, जल्दी याद भी हो जाएगा। अगला है रिजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग पढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे लोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन क्या होता है। फिलहाल अभी इतना याद रखना कि रिजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रिजोनेंस बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अगर किसी मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो रहा है तो उस रिजोनेंस की वजह से क्या होता है, दो एटम के बीच जो होती बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। ये तो हमारा बॉन्ड लेंथ था, उसके बारे में, और कौन कौन सी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। अगला है हमारा बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल को समझिए। बॉन्ड एंगल का सीधा फंडा है कि अगर दो, जहां आपको बॉन्ड दिखाई देंगे तो दो बॉन्ड के बीच की जो, ये जो दो बॉन्ड हैं इनके बीच जो एंगल बनेगा उसी को तो बॉन्ड एंगल कहेंगे ना भाई। आपके जो दो बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड के बीच जो एंगल बनेगा वही बॉन्ड एंगल कहलाएगा। तो लिखा है कि किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, कोवलेंट मॉलिक्यूल समझ गए ना, वो जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनाओ ना, कंपाउंड है मॉलिक्यूल। तो अगर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो हमको क्या करना है, कोवलेंट मॉलिक्यूल ले लेना, जैसे CH4 ले लिया, और उसमें हमें दो कोवलेंट बॉन्ड ले लेने हैं।
कोई दो कोवलेंट बॉन्ड ले लो और उनके बीच जो एंगल होगा वही आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल कहलाएगा। जैसे आपने CH4 ले लिया, ये कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मेथेन मॉलिक्यूल, और इसमें इन दो बॉन्ड के बीच, इन दो बॉन्ड है, इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा दैट एंगल आर नोन एज बॉन्ड एंगल। इसी को बॉन्ड एंगल कहेंगे। सीधी बात है कि दो बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा वही बॉन्ड एंगल कहलाता है। अब बात आ रही है कि इस बॉन्ड एंगल को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो वही लिखा है कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटम्स की नेचर, कि किस टाइप का एटम बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, और ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है, किसकी, बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है कि बॉन्ड एंगल कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करेंगी। तो इसमें एक चीज क्लियर हो गई कि बॉन्ड एंगल में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसका नेचर क्या है, और ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन है या किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करती हैं। हालांकि आपने वेस्पर थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल पर किसी टाइप के, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर, जैसे मेथेन ले लो, इस मेथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इस मेथेन पर क्या होता है, इस मेथेन का जो कार्बन एटम है इस पर किसी टाइप का कोई कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि अभी आप लोग आगे इस चीज पे एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड एंगल जो होता है वो अलग अलग किस तरीके से बॉन्ड एंगल प्रभावित होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ देखना है कि जैसे sp3 है, अगर sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर, ध्यान रखना, अगर उसमें किसी तरीके का कोई खुराफात नहीं है, अगर कहीं पर भी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड एंगल आपका कम हो जाएगा। sp2 अगर है तो 120 होगा, अगर sp है तो 180 होगा। तो ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, क्लियर, तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट मिले। जैसे वाटर है, वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में आपका, अगर हम वाटर का केस ले लें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। तो वही तो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को प्रभावित करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये आइडियोलॉजी में लिख दिया है कि sp3 में इतना होगा, sp2 में इतना होगा, और sp में ये वेरी करता है, चेंज होता है। ओके, अब देखिए जैसे मेरे सामने ये है सैंपल, इन सैंपल को अगर आप देखें बिल्कुल आसान टाइप के, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका एक मेथेन मॉलिक्यूल है। ओके, इस मेथेन मॉलिक्यूल में कार्बन सेंटर में है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम है। कैसे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम है, और 4 हाइड्रोजन एटम यानी कह सकते हैं कि जो कार्बन की कनेक्टिविटी सेम एटम से है जो आपके चारों हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। तो ध्यान रखना कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जरूरी नहीं बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। 109 डिग्री 28 मिनट केवल उसी स्थिति में हो सकता है जब किसी एटम की चारों बैलेंसी या उस एटम से जो कनेक्टेड दूसरे एटम है अगर वो सारे सेम हैं तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू जो बॉन्ड एंगल की आएगी वो 109 डिग्री 28 मिनट आएगी। कहानी क्लियर हो गई। अगर यहाँ पर जैसे चारों हाइड्रोजन एटम ना होके कुछ अलग होते हैं डिफर टाइप के, तो ये एंगल आपका कम हो जाता है। क्लियर, तो उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर चारों बैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हैं तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन और ये आपके मिथाइल ग्रुप लगे हैं, चारों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ध्यान रखना 109 डिग्री 28 मिनट केवल उसी कंडीशन में हो सकता है जब उस एटम की चारों बैलेंसीज सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो। क्लियर, यहाँ पे देख लो CCl4, ये भी आपका 109 डिग्री 28 मिनट है। ओके, तो ध्यान रखना अगर उस एटम की चारों बैलेंसीज सेम ग्रुप या एटम से सेटिस्फाई हैं तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो सकता है। क्लियर, अदरवाइज नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आ गया चेंज। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसीलिए लिए। यहाँ पे कार्बन सेंटर में CH3 है और ये दो आपके ग्रुप आ गए अलग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भले इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, मैं बार बार बोलता हूँ
ये जरूरी नहीं हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड मत करना, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम से जुड़े एटम की कनेक्टिविटी कैसी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं, जब डिफरेंट टाइप के होंगे तो फिर एंगल में डेविएशन आएगा, एंगल आपका कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंगल आपका 114.2 डिग्री हो गया, यानी 109 डिग्री से बढ़ गया। ओके, ऐसे ही वाटर का देख लो कितना हो गया, 104.27 डिग्री। क्यों, यहाँ पर वाटर के सेंट्रल एटम में देखिए खूंखार लोन पेयर हैं, लोन पेयर हैं। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनमें ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सन पैदा करते हैं, और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे H2S में देखो कितना है, 92.1 है। ऐसे ही अमोनिया NH3 है 106.46 डिग्री। अगर इन सबको अगर देखा जाए तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, sp3, sp3। तो ध्यान रखना sp3 से डिसाइड नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो आपका कह सकते हैं आपका जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही तो कह रहा कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू बॉन्डिंग में भाग लेने वाले एटम की नेचर पर और ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। क्लियर, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको समझना है कि किस तरीके से बॉन्ड एंगल में चेंजेस आएंगे, कैसे कम या ज्यादा होंगे। तो अगर सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, तो उनकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और अगर आपके इस तरीके के ग्रुप हैं डिफरेंट टाइप के, तो इनके भी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है। ओके, आगे देखिए, अगला है हमारा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको दो तरीके से बोला जाता है। बॉन्ड एनर्जी का सिंपल फंडा है कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का अर्थ है कि वो बॉन्ड कितना मजबूत है, वो बॉन्ड कितना मजबूत है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बॉन्ड एनर्जी क्या है, करा दो एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, वही क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी। तो जब कभी दो एटम एक दूसरे के निकट आते हैं तो एनर्जी उस दौरान क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो जितनी एनर्जी छोड़ेंगे वही बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। या दूसरे टर्म में इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि दो बॉन्डेड एटम के बीच जो बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी खर्च होगी, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी। हालांकि बुक्स में बॉन्ड एनर्जी ही इसको बोलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसको एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये दो टाइप के हो गए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी तो समझ गए। अब बात आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है समझना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। तो देखिए आप इसको मैंने कहाँ पढ़ाया था, वॉन हैवर साइकिल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर हमने चर्चा की थी आप लोगों से। ओके, अब सबसे पहले बॉन्ड, हालांकि यहाँ पर हमको बॉन्ड तोड़ने पर ही बात होगी, क्लियर। तो लिखा किसी डाइएटॉमिक, कोई भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे H2 है, Cl2 है, F2 है, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस एटम के रूप में प्राप्त करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो कितना बढ़िया है कि आपके पास एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे मान लो H सिंगल बॉन्ड H, मान लो ये आपका डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आपने कहा कि मुझे इन दोनों एटम को अलग करना है, मॉलिक्यूल है H2 है आपका, है भाई H2 मॉलिक्यूल है, क्लियर। मुझे क्या करना है, इनको सेपरेट करना, भाई H2 हाइड्रोजन गैस है, तो जब हम इनको अलग करेंगे तो क्या होगा, H प्लस H हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो इन्हीं मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल है आपका H2 मॉलिक्यूल है, इसके जो दो एटम हैं, इन एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगानी होगी वही तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। तो वही तो कह रहा कि किसी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, किसी डाइएटॉमिक के बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस एटम के, भाई ये आपका H2 मॉलिक्यूल है जो गैसियस फॉर्म में है, और जब इनको अलग कर देंगे तो ये भी आपके काय का एटम बन जाएंगे, गैस का एटम बन जाएंगे। तो ध्यान रखना H2 मॉलिक्यूल में दोनों एटम को सेपरेट करने में, दोनों एटम को अलग करने में जो एनर्जी लगेगी वही आपकी कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस बॉन्ड में कितना एनर्जी का खर्च होता है। ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके पास है। जैसे H2 की अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें
तो H2 का अर्थ क्या है, H सिंगल बॉन्ड H, और मुझे यहाँ से इसको बॉन्ड को अलग करना है। तो मैं जब इनको अलग करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी लगानी होगी, और उस एनर्जी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये आपके एटम की फॉर्म में चले जाएंगे गैसियस एटम में। तो ऐसा करने में ऐसा पाया गया कि यहाँ पर जो एनर्जी खर्च होती है वो आपकी 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खर्च होती है। कितनी खर्च होती है, 104 किलो कैलोरी पर मोल। कहानी क्लियर हुई। ऐसे ही एक OH बॉन्ड की अगर एनर्जी बात करें कि मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो OH बॉन्ड है किसी का हो सकता है, फिलहाल अभी इतना समझना है कि अगर मुझे O और H को अलग करना हो तो यहाँ पर जो एनर्जी लगानी होगी वो लगानी होगी 121 किलो कैलोरी पर मोल लगानी होगी। क्लियर। एक तीसरा एग्जाम्पल है मेरे पास HF, क्लियर, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें, अगर हम इन दोनों को अलग करें, सेपरेट करें, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, और ये एनर्जी आपकी कितनी होगी, 135 किलो कैलोरी पर मोल। तो कहने का अर्थ सीधा फंडा है। क्लियर। क्या फंडा है कि कोई भी आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम हो, और उन एटम को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, या डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। क्लियर। ये तो हमारा हो गया पहला टाइप। अब सेकेंड है जिसको हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी। इसको थोड़ा सा समझना है कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी में क्या होगा कि हम इनको थोड़ा सा स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप वाइज क्या समझना है, यहाँ लिखा है कि CH4 में CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि CH4 मेथेन मॉलिक्यूल है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 और H। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक यानी ओवरऑल यहाँ पर मैं स्टेप वाइज इसको समझा रहा हूँ कि CH3 CH4 में अगर मैं एक हाइड्रोजन को अलग कर दूं, पहले स्टेप में CH4 से एक हाइड्रोजन को क्या कर दूं, मैं अलग कर दूं, तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा। क्या बचेगा आपका, CH3 बचेगा, और अलग और हाइड्रोजन अलग, यानी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। यानी CH4 में आप क्या करें, हाइड्रोजन को सबसे पहले अलग करें यहाँ से, तो यहाँ पर जो एनर्जी खर्च होगी वो 103 किलो कैलोरी पर मोल लगेगी। कितनी लगेगी, 103 किलो कैलोरी पर मोल आपकी एनर्जी खर्च होगी। पहली चीज। दूसरी, यहां पर आपको ये समझना है कि जब ये CH3 हो जाएगा, अगर इसी CH3 से दोबारा एक हाइड्रोजन को अलग करना हो, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, CH2 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी लगेगी, 107 किलो कैलोरी पर मोल। ओके। उसके बाद फिर इस CH2 से फिर एक हाइड्रोजन को अलग करेंगे, तो CH अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी लगेगी 106 किलो कैलोरी पर मोल। ओके। इसके बाद अब आपका क्या है, CH बचा है। अब इस CH से कार्बन को अलग करना और हाइड्रोजन को अलग करना, अलग कर दिया, तो यहाँ एनर्जी लगी है 80 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो CH4 है, CH4 के हम एक एक एटम को स्टेप वाइज अलग करेंगे। CH4 से पहले एक हाइड्रोजन को अलग करेंगे, देखेंगे कितनी एनर्जी लग रही है। उसके बाद जब CH3 अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, फिर उस CH3 से दोबारा एक हाइड्रोजन को अलग करेंगे, तब देखेंगे कितना, क्योंकि भाई आपका इस तरीके से ये तो मेथेन है, इस तरीके से, तो सबसे पहले हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। क्लियर। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर CH3 में, CH3 में फिर हम इसको तोड़ेंगे, फिर ये आ जाएगा। फिर आपका ये क्या बचेगा, आपका क्या बचेगा, फिर आपका CH2 बचेगा। फिर दोबारा फिर इसको तोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम CH4 मॉलिक्यूल के स्टेप वाइज क्या कर रहे हैं, एटम को अलग अलग इनको तोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके की कितनी एनर्जी लगती है। अगर हम इन सभी एनर्जी को जोड़ दें, इन्हीं सभी एनर्जी को जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद ये इतनी एनर्जी खर्च होगी CH4 को अलग करने में। यानी CH4 के जो एटम है आपके, 4 हाइड्रोजन एटम जो CH कार्बन से कनेक्ट हैं, तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो एनर्जी बनेगी टोटल, उसी को हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो एवरेज का अर्थ होता है औसत, कितना एवरेज। क्लियर। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि CH4 में कार्बन, भाई ऐसे तो इसकी कनेक्टिविटी है, CH4 में मैं कार्बन को अलग कर दूं, और यानी कुल मिला के CH4 में कार्बन को अलग कर दें और हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो कार्बन और हाइड्रोजन को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी। क्लियर। तो इसको अगर हम स्टेप वाइज में देखें, तो हम कहेंगे इतनी एनर्जी लगेगी। अगर हम इस एनर्जी को जोड़ दें,
तो यही कहलाती है एवरेज बॉन्ड एनर्जी। क्या कहलाती है? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? अगर इसको एक लाइन में कहें तो CH4, क्लियर, इससे कार्बन को अलग कर देंगे और हाइड्रोजन को अलग कर देंगे तो कितना एनर्जी खर्च होगा? 396 किलो कैलोरी पर मोल। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर है कि CH4 में अगर कार्बन और हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग करना चाहो, क्लियर, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लगेगी? 396 किलो कैलोरी पर मोल। या अगर हम इनको स्टेप वाइज देखें, स्टेप वाइज देखें और इन सब एनर्जी को जोड़ दें तो कितनी एनर्जी आपकी लग जाएगी? कितनी एनर्जी लगेगी आपकी? इन सबको जोड़ दो तो टोटल एनर्जी कितनी खर्च होगी आपकी? इन सभी एनर्जी को जोड़ा गया तो कितना आ गया आपका? 396 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पर एक बात हमारे समझ में आ गई है कि क्या समझ में आ गई है कि अगर हम इन्हीं बॉन्ड एनर्जी को, हम बॉन्ड एनर्जी पे आ जाएंगे, ये डिसोसिएशन जो एनर्जी है, अगर इन्हीं सब एनर्जी को जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाएगी? एवरेज बॉन्ड एनर्जी बन जाएगी। एक बात तो ये हमारे समझ में आ गई। दूसरी चीज यहाँ पर, क्लियर, आपके पास क्या थे? कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन, यानी मेथेन मॉलिक्यूल की बात हो रही थी। ओके, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को अलग करने में 396 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लगेगी। अगर हम कहें कि एक CH, यानी एक हाइड्रोजन को अलग करने में, भाई एक CH बॉन्ड को ब्रेक करने में, ये ज्यादा अच्छी लैंग्वेज रहेगी कि CH बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है, इनको अलग करना है तो कितना एनर्जी लगेगा? टोटल लग रहा है 394, टोटल एटम है 4, 4 से कर देना भाग, तो एक में कितना एनर्जी खर्च होगा? 99 एनर्जी खर्च होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ है कि यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी 4 हाइड्रोजन से है तो इसको अलग करने में कितना एनर्जी लगेगा? 99 किलो कैलोरी पर मोल लगेगा। कहानी क्लियर हो गई? तो ध्यान रखना कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी को अगर जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाती है? एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अगला है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करती हैं? ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करती हैं? इसमें हमने लिया साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्डेड एटम, तीसरा है बॉन्ड ऑर्डर या नेचर ऑफ बॉन्ड। ओके, सबसे पहले हम बॉन्डेड एटम की बात करेंगे। यहाँ पे सीधे फंडा है कि बॉन्ड जितना बड़ा होगा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा, बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना कमजोर होगा। वो बॉन्ड क्या होगा? उतना कमजोर होगा। तो यहाँ पर जो साइज की बात हो रही है वो बॉन्ड के साइज की बात हो रही है कि बॉन्ड जितना लंबा होगा, बॉन्ड उतना ही वीक होगा, और जो बॉन्ड जितना छोटा होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेट कर रहे हैं, और ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, अगर बॉन्ड आपका कैसा है? छोटा है, अगर बॉन्ड लेंथ आपकी कैसी है? छोटी है, मिनिमम है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा। तो ध्यान रखना, जिस बॉन्ड की लेंथ जितनी छोटी होगी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा। अगर मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिमाग में बैठा लो कि जो बॉन्ड जितना छोटा होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, या कहें उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर मैंने CCl की बात की, CVr की बात की, Ci की बात की। इनकी अगर देखें CCl तो यहाँ पर 1.76 एंगस्ट्रॉम, 1.91 एंगस्ट्रॉम, 2.10 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है? भैया बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा है, 2.10 है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी भैया कम होगी। देखो 50.1 है। बॉन्ड जितना बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, वो बॉन्ड वीक होगा। बड़े बॉन्ड, अगर बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है वो वीक बॉन्ड होता है। बॉन्ड जितना छोटा होगा, ऊपर देखिए, ऊपर वाले में देखिए, बॉन्ड छोटा है, कितना बॉन्ड लेंथ है? 1.76। भाई बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इसकी कितनी है? 1.76। बॉन्ड जितना छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कितना है? 78.3 किलो कैलोरी। ये दिमाग में बैठा लो कि बॉन्ड जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा। क्लियर? अगला है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम। यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, मैंने बहुत सिलेक्टिव लैंग्वेज लिखी, इजिली आप प्रिपेयर कर लें इसको। जैसे मैंने एल्केन की बात की है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब लोग वाकिफ हैं कि एल्केन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एल्कीन होगा sp2 होगा, और एल्काइन sp होगा हाइब्रिडाइजेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा,
एस करेक्टर ज्यादा होगा, तो एस करेक्टर ज्यादा होने से अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ ऑर्बिटल का ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ उतनी कम है, छोटी है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अर्थात वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो एल्केन में क्या होता है, एस करेक्टर आपका 25% होता है, sp2 में एस करेक्टर 33% होता है, और sp में एस करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। एक चीज हमारे समझ में आ गई कि एस करेक्टर अगर मैक्सिमम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना छोटा होगा, और भैया अगर बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। ये दिमाग में बैठा लो कि बॉन्ड जितना छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी मैक्सिमम होगी। तो छोटे बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना वो शक्तिशाली होगा, उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी होगी। क्लियर। थर्ड है बॉन्ड ऑर्डर या नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी से रिलेशन होता है प्रोपोर्शनलिटी में। इसको कैसे समझा जाए, इसको ऐसे समझा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लो अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आ जाएगा। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, क्लियर, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर मैक्सिमम है, बॉन्ड एनर्जी भी मैक्सिमम, अगर बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है तो बॉन्ड एनर्जी भी मिनिमम है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाया गया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। तो किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। क्लियर। और आप सभी लोग जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड में एस करेक्टर सबसे ज्यादा 50%, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो अब है क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना मजबूत होगा, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए यहाँ पर बी डॉट ई का अर्थ है बॉन्ड एनर्जी 194.4 किलो कैलोरी पर मोल दिखाई गई। तो ये दिमाग में बैठा लो जहन में कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा, और बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कभी कभार शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो ये दोनों लेक्चर आपके कंप्लीट होते हैं, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। जितना मैंने बताया है उसको आप लोग इनऑर्गेनिक से कंप्लीट कर लेंगे।